Hello everyone and welcome to Bank Exam Quest. This is Shubhit Rugnath, your current affair mentor. And today I'm here to discuss something very important. Yeah, if we talk about the year 2020, we can call it the year of problems. अगर हम स्पेशली कोरोना वायरस पेंडेमिक की बात करें जिससे पूरा वर्ल्ड इस समय सफर कर रहा है, दैट इज रियली सैड। इस पेंडेमिक ने एक बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करें तो कुछ एग्जामिनेशन जो स्केड्यूल हुए थे वो डिले हो गए और जो आपके ऑनगोइंग एग्जामिनेशन थे वो भी डिले हो गए ड्यू टू दिस पेंडेमिक। तो इस तरीके से जो एस्पिरेंट्स हैं चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन के हो उनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है दैट वेदर दे शुड प्रिपेयर और नॉट। तो यहाँ पे मैं आई हूँ आपकी ये कंफ्यूजन को क्लियर करने, आपको बताने कि आपके कौन कौन से एग्जामिनेशन होने वाले हैं। स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट बैंक एग्जामिनेशन तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कह सकते हैं कि निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम होंगे। हाँ, अभी आपका ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल था तो आपके एग्जाम डिले हुए, बट हाँ जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है वापस से आपके सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज। अभी हम आज के सेशन में ये बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम आपके हो चुके हैं, कौन कौन से एग्जाम आपके बाकी हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2020 में बची हुई अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपके लिए, उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे पा सकते हो। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अनलिमिटेड कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बताऊं कि पूरे दिन आपको कई सारी क्विजेस अटेम्प्ट करने को मिलेंगी। जो भी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो भी वैकेंसीज है, सबकी यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कोर्स की। अगर आप मेरा करंट अफेयर कोर्स परचेज करते हो तो यहाँ पे उसका कॉस्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे 1 मंथ का दिया है 1200, 3 मंथ का दिया है 3000, 6 मंथ का 4800, 12 मंथ का 6000 और 24 मंथ का 7200। ओके, पर्सनली इफ आई वांट टू सजेस्ट यू समथिंग तो मैं ये कहूंगी कि कभी भी आप किसी का भी कहीं से भी कोई भी अगर कोई कोर्स परचेज करते हो तो कभी भी 1 मंथ या 3 मंथ का प्रेफर ना करें। बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू परचेज एनी करंट अफेयर कोर्सेज तो आपको भी पता है कि बैंक के एग्जाम में एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आता है। तो अगर आप 1 मंथ 3 मंथ का परचेज कर रहे हो तो आपने पैसे भी खर्च किए और आप कवर भी नहीं कर पाओगे सिलेबस में जितना करंट अफेयर आना है। तो यू शुड गो फॉर 12 मंथ ऑब्वियसली। और ये कॉस्ट जो आपका 6000 है ये कम भी हो सकता है। हाउ? अगर आप मेरा यहाँ पे कोड यूज करोगे, दैट इज SHUBHI 10, मतलब शुभी 10 कोड अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जो कोर्स आपको 6000 में मिल रहा था वो कॉस्ट होगा आपको 5400 में। एंड यू शुड गो फॉर इट। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। आपको वेल प्रिपेयर किया जाएगा आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए ताकि आप करंट अफेयर सेक्शन में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट फील करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और यहाँ पे हम बात करेंगे टिप्स टू क्रैक अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशन। तो भाई टिप्स से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से हमारे बैंक के एग्जामिनेशन इस साल होने बाकी हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं पब्लिक सेक्टर बैंक की, जो कि हर एक बैंकिंग एक्सपेरेंट का सपना होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक आपको एक साल में डायरेक्टली, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारी वैकेंसीज आती है पूरे साल में, बट अगर डायरेक्टली मैं आपको बात करूं जो फॉर श्योर है तो कम से कम 6 बार आपको मौका देता है सिलेक्शन लेने का एक साल में। अब ये 6 बार कौन कौन से मौके होते हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन के नाम आ गए। आपका SBI क्लर्क की वैकेंसी आती है, SBI PO की वैकेंसी आती है, IBPS PO की, IBPS क्लर्क की, RRB PO की और RRB क्लर्क की। इसके अलावा और भी एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, जैसे कि आपका RBI ग्रेड B वगैरह के एग्जामिनेशन भी होते हैं। बट ये तो श्योर एंड सर्टेन है कि ये 6 एग्जामिनेशन आपके किसी भी ईयर में होने ही होने हैं। इनफैक्ट जो बैंकिंग एक्सपेरेंट है उनका सपना होता है, हर जब नया ईयर स्टार्ट होता है तो उनका ये ड्रीम होता है कि इस साल वो इनमें से किसी न किसी में सिलेक्शन जरूर पा ले। तो ये 6 मौके आपको डायरेक्टली मिलते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से हर साल की अगर मैं बात करूं। अब अगर 2020 की बात करें तो इनमें से कौन सा एग्जाम हो चुका है, कौन से एग्जाम होना बाकी है, ये डिस्कस करते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें SBI क्लर्क की तो SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन भी आ गया। इनफैक्ट SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम भी हो चुका है। आप में से बहुत लोगों ने क्लियर भी नहीं किया होगा और जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी उदास होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास अभी सारे एग्जाम बचे हैं।
यस, अगर आप बात करो तो एसबीआई क्लर्क के अलावा अभी सारे एग्जाम आपके होने बाकी हैं। एसबीआई पीओ बचा है, आपका आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क बचा है, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क बचा है। अब इसकी क्या क्या डेट्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस कैलेंडर, वो जरूर डिस्कस कर लेते हैं, इससे आप वेल अपडेटेड हो जाओगे। अगर हम आईबीपीएस आरआरबी बात करें 2020 की, तो इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट दिया गया है ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ की पोस्ट के लिए 1 एंड 2 अगस्त को इसका टेंटेटिव डेट है। और अगर हम क्लर्क लेवल की बात करें, ऑफिशियल असिस्टेंट जिसे बोलते हैं, 8th, 9th एंड 16th अगस्त को इसका पेपर स्केड्यूल किया गया है प्री का। और मेंस का पेपर कब स्केड्यूल्ड है इसका, तो पीओ लेवल का जो पेपर है वो 13 दिसंबर को स्केड्यूल्ड है और ऑफिस असिस्टेंट का 19 सितंबर को आपके स्केड्यूल्ड है। मतलब कि 13 सितंबर को वो 19 को ये, और आप देख सकते हो प्री का भी इसका दोनों का अगस्त में ही है। मतलब कि ये एग्जामिनेशन आपके साथ में चलेंगे, पीओ क्लर्क दोनों लेवल का। और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जून से जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन अभी बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। सो बी रेडी फॉर दिस। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, यू कैन चूज हिंदी और इंग्लिश। तो ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों को इंग्लिश से बहुत ज्यादा थ्रेट है, जो कि नहीं होना चाहिए, इट्स नॉर्मल लैंग्वेज है, सीख सकता है कोई भी। बट अगर जिनको थ्रेट है, जिनको बहुत ज्यादा कि नहीं हमें सीखना ही नहीं है, तो वो इस एग्जाम का बहुत वेट करते हैं। तो बिल्कुल ये एग्जाम आपका अभी बचा हुआ है, इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ 2020 की। प्री की जो टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस कैलेंडर, दैट इज 3rd, 4th एंड 10th अक्टूबर 2020, तो आपको पता है आने वाला है। और मेंस एग्जाम की डेट दी गई है 28 नवंबर 2020। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट इसका स्टार्ट होगा आपका अगस्त 2020 से, ठीक है। तो बहुत टाइम है आपके लिए आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर करना। पीओ की पोस्ट सबको ही चाहते हैं, तो भाई यहाँ पे आप प्रिपरेशन इसकी कर सकते हो। और अब बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क की। तो प्री एग्जामिनेशन जो आईबीपीएस क्लर्क का है वो 12, 13 और 19 दिसंबर को होना है। और मेंस एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट दिया गया है 24 जनवरी बट नेक्स्ट ईयर 2021। और अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस कैलेंडर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सितंबर से अक्टूबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम पे हो जाए, क्योंकि अभी इसमें काफी टाइम है, तब तक चीजें काफी सुधर सकती हैं। वी होप सो कि सब चीजें बहुत नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट आपका है आरबीआई ग्रेड बी। एज आई टोल्ड यू कि ऐसा नहीं है कि केवल यही 6 मौके मिलते हैं, इसके अलावा भी एग्जाम होते हैं, उसमें एक है आपका आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी का प्री एग्जामिनेशन डेट दिया गया है नवंबर 2020, मेंस एग्जामिनेशन डेट दिया गया है दिसंबर 2020 और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका सितंबर टू अक्टूबर के बीच में स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके, द मोस्ट अवेटिंग एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ 2020। कईयों का सपना है, कई बच्चों का सपना होता है कि एसबीआई पीओ वो क्रैक करे, क्योंकि एसबीआई सबसे ज्यादा रेपुटेटेड, सबसे ज्यादा एपेक्स बैंक कह सकते हैं हम भारत का। और एसबीआई में पीओ की पोस्ट पाना कई सारे पेरेंट्स का सपना होता है। और ये बहुत लकीली अगर हम बात करें कि एसबीआई पीओ का एग्जाम अभी नहीं हुआ है एंड यू आर गेटिंग टू मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट। इसकी प्री एग्जामिनेशन की डेट अगर हम बात करें जो टेंटेटिव है, वो अभी नोटिफाई नहीं की गई है, क्योंकि इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बची हुई है। मेंस एग्जामिनेशन की डेट अभी नोटिफाई नहीं की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड था जून 2020 में, अब जून तो चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ, बट जहां तक है पॉसिबिलिटी कि प्रोबेबली जून लास्ट तक स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज शायद जुलाई में इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाए। बट द गुड न्यूज इज दैट कि अभी एग्जाम आपका बचा हुआ है और ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो अब ये तो बात हो गई कि कौन कौन से एग्जामिनेशन आपके होने बाकी हैं, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि केवल आपको ये नहीं जानना था कि पेपर कौन कौन से होने बाकी है, आपको इसके लिए तैयारी भी करनी है। एंड यू आर गेटिंग टू मच टाइम, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर पे रहना है, आपके पास सारी फैसिलिटी है, आपको बस पढ़ाई करनी है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये इतना ज्यादा कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। द प्रॉब्लम इज कि हम लोग कभी वो सही पाथ नहीं चूज कर पाते हैं कि हमें किस पाथ पे चल के सिलेक्शन लेना है। और हम कई बार ऐसा होता है कि हार्ड वर्क तो करते हैं बट सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं। बट हार्ड वर्क के साथ सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के द्वारा लिया गया है, उनसे जो भी बातें हुई उन्हें ऑब्जर्व करके ये स्केड्यूल तैयार किया गया कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन में प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सारी जो टिप्स हैं ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के हैं, तो आपको भी पता है ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे जो पहला स्टेप होता है दैट इज प्लानिंग। ऑब्वियसली वी आर डूइंग दैट, हम प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग करने में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये समझना कि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं वो एग्जाम का पैटर्न कैसा है। आप में से जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग को इसका पैटर्न पता होगा, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के कैंडिडेट हैं। एक जो कई साल से पेपर दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से या ज्यादा मार्क्स से रह जा रहे हैं, और एक जो इस साल ये पेपर पहली बार देंगे। तो जो 1-2 साल से पेपर भी दे रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एग्जाम का पैटर्न पता है, बट जो कैंडिडेट आपके नए हैं उन्हें एग्जाम पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा अलग अलग तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हर एग्जाम के पैटर्न्स में है। वन बाय वन मैं आपको उसको क्लियर करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें IBPS PO का, तो इसमें एक प्री एग्जामिनेशन होता है जहां पे आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। 20-20 मिनट्स आपके ईच सेक्शन के लिए डिवाइड होते हैं। पहले नहीं होता था, पहले आपको टोटल 60 मिनट मिलते थे, आपको अपने हिसाब से मैनेज करना था। तो बच्चे क्या करते थे कि जिस सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे हैं उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, जिसमें वो अच्छे नहीं है उसे कम टाइम देते थे, एक्यूरेट करते थे और अच्छा जाता था। बट चीजें बदल गई और फिर क्या हो गया कि हर एक सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट आपके अप्रूव होने लगे। अच्छा एक बात और, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, इन सबका यही पैटर्न है प्री की। अगर हम बात करें कि 3 सब्जेक्ट आने हैं, 20-20 मिनट्स में डिवाइड हुआ है। और मार्क्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं, बाकी रीजनिंग और मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आते हैं, जहां पे आपकी 0.25 की मीन्स 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्लियर है? अगर हम मेंस की बात करें IBPS PO की, तो अब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं, आपका रीजनिंग और उसी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट के 1-2 साल से जो एग्जाम हो रहे हैं वहां पे ऐड तो रहता है कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट कंप्यूटर के मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, फिर आपका इंग्लिश है और फिर आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, दैट इज मैथ्स। तो इसके लिए अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग मार्क्स और ड्यूरेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में, लेट मी क्लैरिफाई दैट। तो वहां पे क्या होता है ना कि जब आपका मेंस एग्जामिनेशन ओवर हो जाता है, आपका जब 3 घंटे पूरे हो जाते हैं, तुरंत आपका एक नया ओपन होता है जहां पे आपको लेटर और ऐसे राइटिंग करना होता है। वहां पे आपको कीबोर्ड का यूज करना होता है और वहां पे आपको 25 मार्क्स का ये दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपको एक लेटर लिखना है, टाइप करना है, और एक आपको ऐसे टाइप करना है। 30 मिनट का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपका चेक तभी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपका चेक तभी होगा जब आप रिटन में क्वालिफाई करोगे। अगर आपका रिटन क्वालिफाई हो गया है, अगर आप 200 मार्क्स का जो रिटन है वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, कट ऑफ क्रॉस कर लिए हो, तब आपका ये वाला सेक्शन चेक होता है, अदरवाइज ये चेक नहीं होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका बस इसलिए होता है कि आपका इंग्लिश पे पकड़ कितना है ये चेक कर सके। देखो आजकल आपका वर्किंग, डे टू डे वर्किंग है, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी बहुत जरूरी, दैट इज कंपल्शन यू कैन से। तो बस आपको थोड़ा सा कैसी आपकी थिंकिंग है थोड़ी ये भी पता चल जाएगी, और किस तरीके का आपका नॉलेज है, आपका तरीका क्या है लिखने का, ये सारी चीजें वो उससे ऑब्जर्व कर लेते हैं, एंड दैट इज गुड। ये बहुत इतना टफ नहीं है, जो रिटन क्वालिफाई कर लिया फिर उसके लिए वो उतनी बड़ी बात नहीं होती है। अब IBPS क्लर्क की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि प्री का एग्जाम जो होता है वो सेम होता है। मेंस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, 35 मिनट सबके लिए। देखिए मार्क्स क्वेश्चन अलग है और टाइमिंग भी सबके लिए अलग है। यहाँ पे आपको टोटल 190 क्वेश्चन मिलता है, मैक्सिमम मार्क आपका 200 होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 190 क्वेश्चन में 200 नंबर कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपके 1.5 मार्क्स के भी होते हैं, 1.5 नंबर के भी होते हैं, डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसा है। अगर क्वेश्चन टफ होता है या मॉडरेट होता है तो उसकी 1.5 नंबर की मार्किंग भी होती है,
इसीलिए यहाँ पे 190 क्वेश्चन है बट मार्क्स कितने हैं, 200 है। क्लियर है, 160 मिनट इसके लिए आपको अलॉट किए जाते हैं। आरआरबी पीओ डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की, तो इन सब का पैटर्न सेम है। लेकिन अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंस है। प्री में केवल 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स आता है। आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 45 मिनट का। उसे 45 मिनट में आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको कितना टाइम देना है रीजनिंग को, कितना टाइम आपको देना है मैथ्स को। 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 40-40 मार्क्स के होते हैं। और आप एक्चुअली मैंने देखा है स्टूडेंट्स में कि आरआरबी को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब उनसे कहो आरआरबी का पेपर, वो तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पता हो लास्ट टाइम आउट ऑफ 80 आपकी जो कट ऑफ है वो 71, 72, 76 तक भी गई है। तो आपको इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जितना इजी आपको लगता है उतना नहीं है। अगर क्वेश्चन इजी आते हैं तो टाइमिंग का गेम होता है। तो आरआरबी को बिल्कुल भी टेकिंग फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आरआरबी पीओ का प्री का भी यही स्ट्रक्चर है, आरआरबी क्लर्क का प्री भी यही होता है। 45 मिनट मिलते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और आपको अपने हिसाब से टाइम डिवाइड करके करना होता है। क्लियर है। मेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हो। कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे अलग से आते हैं। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 40-40, इंग्लिश के या हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स आपके 20 होते हैं। तो इस तरीके का पैटर्न आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में आपको मेंस में मिल जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि हमारा पढ़ाई का तरीका कैसा होना चाहिए, और जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है आपका स्टडी स्केड्यूल बनना बहुत जरूरी है। शेड्यूलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी चीज अगर करने जा रहे हो, अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करोगे तो फिर टाइम आपके साथ गेम कर देगा। ये बहुत बड़ा और बहुत बेटर ट्रुथ है, आप कह सकते हैं। शेड्यूल कैसा होना चाहिए, तो कई सारे कैंडिडेट्स का जब हम लोगों ने देखा प्रिपरेशन का उनका तरीका क्या था, तो यहाँ पे एक चीज आई और जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्पेशल है कि आपको अपनी प्रिपरेशन, तो चलो आप टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपने टाइम टेबल को 2 सेशन में डिवाइड कर सकते हो। दैट इज मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन। तो बीच में जो गैप आपको मिलता है ना, वो टाइम आप अपने लिए स्पेंड कर सकते हो। देखो प्रिपरेशन में आपको सीरियसनेस जरूरी है, बट इतना सीरियसनेस जरूरी नहीं है कि आप उसमें पूरी तरीके से खुद को लगा दो और फिर एग्जाम तक आप बीमार पड़ जाओ, और या फिर मेंटली आप इतने स्टेबल ही ना रह जाओ, इतनी तैयारी कर लो कि आपको वहां पे कुछ याद आए। तो ऐसी भी तैयारी नहीं करनी चाहिए। सेल्फ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है, और तभी आप पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई भी कर पाओगे। तो अपनी प्रिपरेशन को आप 2 सेशन में डिवाइड कर लीजिए, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन। आप मॉर्निंग में क्या करिए, जैसे कि एक कैंडिडेट ने कहा कि मॉर्निंग टाइम में उन्होंने क्या किया कि चीजों को कवर करना स्टार्ट किया, और इवनिंग टाइम में उन्हीं चीजों का मॉक टेस्ट स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मॉर्निंग सेशन में आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, बीच में आपने गैप लिया, इवनिंग में जब आप बैठे तो आप फ्रेश माइंड के साथ उसी परसेंटेज चैप्टर की क्विज दो और आप चेक करो कि आप किस लेवल पे हो। ये बहुत ही ज्यादा कारगर है, यू कैन से बहुत ज्यादा वर्क करेगा ये तरीका। तो आई रियली सजेस्ट यू टू डिवाइड योर टाइम स्केड्यूल, योर स्टडी स्केड्यूल इनटू 2 सेशन, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन। Before you schedule, let your target be minimum. Read very less in the first couple of week. What is this? आप कम पढ़ने को क्यों कह रहे हो भाई? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बैठते हैं पढ़ने के लिए और कई घंटे उनका यही सोचने में निकल जाता है वो क्या पढ़े, क्योंकि वो कई सारी बुक्स के साथ बैठ जाते हैं और फिर उन्हें लगता है यार इससे पढ़े, उससे पढ़े या फिर किससे पढ़े। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप अपना टारगेट देखो, होगा क्या, मान लीजिए आपने बहुत बड़ा टारगेट कुछ सेट कर लिया, ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया और आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएंगे कि मैंने कंप्लीट नहीं किया। बट स्टार्टिंग में अगर आप छोटे छोटे टारगेट रखो और उसे कंप्लीट करते जाओगे तो धीरे धीरे टारगेट भी बढ़ता जाएगा, आपका पॉजिटिव माइंडसेट भी अच्छा होता जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो वीक है आपके स्टडी स्केड्यूल के, उसमें उतना बड़ा टारगेट मत लीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका आदत मतलब हैबिट पड़ रहा है बैठ के पढ़ने का, टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका टारगेट भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो और आपको अगर यही नहीं पता कि इस साल के पहले जो इसके एग्जामिनेशन हुए उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्या कट ऑफ गई है, तो आप फिर एग्जाम देने क्यों जा रहे हो। देखो
अगर आपने मूवी, ऑब्वियसली आप लोग देखते हो, अगर आप दंगल मूवी देखे हो तो वहां पे पहले वो जाके देखते हैं कि ये जो अखाड़ा है इसमें काम कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे लोग कैसे लड़ते हैं, पहले उसे ऑब्जर्व किया, उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। भाई मूवीज से सीखा करिए, बेस्ट सोर्सेज है। अगर इंटरटेनमेंट के साथ भी आपको नॉलेज चाहिए, लाइफ में कुछ लेसन चाहिए, तो मूवीज से सीखा करिए। तो आपको भी कोई भी एग्जाम देने से पहले मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अगर कोई कहता है कि किस चीज की प्रिपरेशन करें, तो उससे सबसे पहले हम यही कहते हैं कि आप जिस चीज के बारे में भी सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लानिंग फॉर एसबीआई पीओ, तो आपको सबसे पहले एसबीआई पीओ 2019 के प्री के एग्जामिनेशन का जो सेट है उसे डाउनलोड करके, और मेंस का जो एग्जामिनेशन का सेट है उसे डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करना चाहिए, समझना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल है, एम आई कैपेबल टू क्रैक दिस और नॉट। तो ये सारी चीजें आपको जरूर डिसाइड कर लेनी चाहिए, फिर आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप वहीं से डिस्करेज हो जाओ और फिर आप बंद कर दो, आई एम सेइंग कि आप समझ के तब स्टार्ट करो। जो कमियां हैं पहले समझ लो, किस तरह का पेपर है पहले समझ लो, फिर आप उसे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब एसबीआई की अगर हम बात करें, अब इस साल कैसा पेपर होगा इसके पहले ये जान ले कि पिछले साल का क्या सीन था। जैसे अगर हम एसबीआई पीयू प्री के कट ऑफ की बात करें, नॉर्मली जनरल की कट ऑफ 71 गई थी आउट ऑफ 100, एससी की 61.75 गई थी, एसटी की 54.75 गई थी, ओबीसी की 68.25 गई थी, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 68.25 गई थी। अब आपने देख लिया, अब आपने देखा फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आपने देखा आउट ऑफ 100 दे आर गिविंग कट ऑफ 71, दैट इज रियली हाई। पहले जो कट ऑफ जाते थे 58 से 60 तक जाते थे, बट अब कट ऑफ आपकी 71 जा रही है, मतलब आपको मेहनत ज्यादा करनी है, अब चीजें पहले जैसी नहीं रह गई हैं। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप पढ़ रहे हो और आप अपने आप को टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो। Putting yourself through the process of testing gives you a reality check as to what your strength and weaknesses are. जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप सुबह कोई चैप्टर पढ़े हो, अगर आपने सुबह पढ़ा है सिलॉग और शाम को आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि आपने रियलिटी में कितना समझा है उस चैप्टर को। अगर आप सुबह करंट अफेयर का सेशन लिए हो और शाम को अगर आप उस करंट अफेयर की क्विज दोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप रियलिटी में उसके लिए प्रिपेयर हुए या नहीं हुए, आपने अच्छे से कवर किया या फिर नहीं किया। मॉक टेस्ट, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, रियल एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है, इट वर्क्स एज अ मिरर कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट सो मेनी मॉक टेस्ट, एक दो नहीं, आपको मैं तो आपको कहूंगी कि रोज आपको एक मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। एक चीज और है कि आपका जो फियर है एग्जाम को लेके, वो मॉक टेस्ट देने से बहुत कम होता है। आपका जो सिस्टम से फियर है, अब देखिए कैसे काम करना है, गलत डायरेक्शन में नहीं। मॉक टेस्ट दे रहे हैं और टच पैड से आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आप गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। माउस आप खरीदिए, माउस के साथ मॉक टेस्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको माउस दिया जाएगा, और अगर माउस पे सबका हाथ सेट नहीं होता, और अगर माउस पे आपका हाथ सेट नहीं है, तो आप वहां पे अनकंफर्टेबल होगे, और जो आंसर क्लिक करने में आपको 1 सेकेंड लगना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको कर्सर वहां लाने में और क्लिक करने में 5 से 6 सेकेंड लग जाएगा, जो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लियर? तो मॉक टेस्ट एक आपका नॉलेज के बेसिस पे तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आपका वहां पे कंफर्ट कितना है एग्जाम देते हुए, इसके लिए भी मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? और कई बार ऐसा होता है कि आप मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है। हाउ लकी यू आर दैट, आपको वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन मिल गया जो आप मॉक टेस्ट में दिए हो। और कई बार ऐसा होता है, कई सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हो चुका है कि जो क्वेश्चन उन्होंने मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट किया, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन उन्हें एग्जामिनेशन में मिला है, तो आपको वहां याद आ जाता है कि हाँ भाई, इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया था। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, और आपको हार्ड वर्क के अलावा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। मॉक टेस्ट देते हुए आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ट्रिक के साथ। ठीक है? अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, तो आप x की वैल्यू रख के कम मतलब कि आप ये ट्राई करो कि आप ट्रिक से ज्यादा अच्छे से कर लो। बेसिक आपको आना चाहिए, नो डाउट। जब आपको ट्रिक से नहीं आएगा तो आपका बेसिक ही काम आएगा, बट आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप ट्रिक की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही फिर आप वहां भी कर पाओगे। याद रखना, जैसा आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो ना, वैसा आप एग्जामिनेशन हॉल में भी करते हो। तो टेक मॉक टेस्ट एज योर रियल टेस्ट, और उसे अच्छे से एनालिसिस करो। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला, एनालिसिस।
अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपका मॉक टेस्ट देना बिल्कुल कह सकते हो कि वेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये देखना कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका मतलब कि आपके लिए टफ हो रहा है, कौन सा टॉपिक आपको आ गया है। तो मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना। क्लियर है भाई? लास्ट बट नॉट लेस, स्टे मोटिवेटेड। ये सारी प्रिपरेशन के दौरान कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे में कोई प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। कई बार ऐसा होगा कि हफ्तों तक आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इस टाइम आपको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा, मोटिवेटेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइस, स्टे मोटिवेटेड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन। आप मोटिवेशन के लिए सॉन्ग सुन सकते हैं, आप मूवीज भी देख सकते हैं। देयर आर सो मेनी मूवीज जो कि बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। अगर हम एग्जांपल लें मिल्खा, मिल्खा के लाइफ पे जो मूवी बनी है वहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि टारगेट आपका कोई भी है, उस टारगेट के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी टारगेट कितना भी टफ हो आप उसे अचीव कर सकते हो अगर आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो तो। आप मिल्खा सिंह के बारे में सोचिए, जो एक बहुत ही सामान्य परिवार से थे और आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। ठीक है, उनकी लाइफ के ऊपर मूवी बनी, कहां से कहां पहुंचे, और उन्होंने भी गलतियां की लाइफ में। अगर आपने मूवी देखी, उन्होंने भी, एज आई टोल्ड यू, मूवी से सीखी। उन्होंने भी गलतियां की लाइफ में, बट उन गलतियों से उन्होंने सीखा और बहुत ही जल्दी अपने आप को ट्रैक पे ले आए। तो गलतियां करिए लेकिन बहुत जल्दी उस गलती को समझ के उसे सुधार लीजिए और मोटिवेटेड रहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप एसबीआई पीओ बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं। क्या पता आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, यही आपका मोटिवेशन हो कि मैं अपनी फैमिली में पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूंगा या मैं अपनी फैमिली की पहली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगी। फॉर गर्ल्स, मेरी फैमिली में कोई भी लड़की ने नहीं किया है ऐसा, मैं करूंगी। मोटिवेशन कोई भी हो सकता है। आपके घर में कोई भी आपका आइडियल बन सकता है, वो आपकी दी हो सकती है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपके टीचर आपके आइडियल बन सकते हैं। तो मोटिवेशन जहां से भी आपको मिले वहां से ग्रैब करिए, जहां से भी आपको मिले। ठीक है, और मोटिवेटेड रहने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉजिटिव रहेंगे तभी आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में आप कर सकेंगे। सो गाइज, हियर आई डिस्कस्ड विद यू सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे अप्लाई जरूर करिएगा। इनफैक्ट आज से और इस वीडियो के खत्म होने के बाद अभी से ही आप एक पेज लीजिए, उस पेज पे लिखिए कि वाई आई वांना बिकम, और फिर आगे जो भी आपका है, और नीचे रीजन लिखिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं। क्या आपको फाइनेंशियल जो आपका स्टेटस है वो सुधारना है, या फिर आपको सोशल अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने, या फिर आपको अपनी फैमिली में कुछ अलग लीक से करके दिखाने, क्यों आप बनना चाहते हो। सबकी लाइफ में एक मोटिवेशन होता है, तो आप क्यों बनना चाहते हो अभी का अभी पेपर में लिखिए, और जहां भी आप बैठ के पढ़ाई करते हो वहां पे पेस्ट करिए। और उस पे जब आपकी निगाह पड़ेगी और आपका मन कभी नहीं करेगा पढ़ने का, तो भी आप शायद उठ के बैठ जाओगे पढ़ने के लिए। अपना टारगेट लिखिए और उसे अचीव करने के लिए जी जान से आज से ही जुड़ जाइए। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा और जो मोटिव है वो मोटिव हमारा पूरा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।